हम अभी स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 1.11 इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इंड्यूस्ड वोल्टेजेस। ठीक है, जनरेटर एक्शन, यानी कि इसका सिंपल वर्ड्स में क्या मतलब होगा कि द कंडक्टर इज मूविंग बट द फील्ड इज यूनिफॉर्म। तो जब कंडक्टर इज मूविंग एंड द फील्ड इज यूनिफॉर्म तो हम कहते हैं कि डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ। तो फैराडेज लॉ इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी, और इसके अंदर माइनस एन is for the rate of change and minus is for the opposing because of the Lenz's law, and d phi by dt is the rate of change of flux, so AC के अंदर ये होगा, DC के अंदर नहीं होगा। ठीक हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट से प्रूव करेंगे थ्रू दिस फिगर। हम इस फिगर को देखेंगे, थोड़ा सा फिगर का मैं वो बता दूं ताकि फिर आगे काम आसान हो जाए। वो ये है कि हम दो कंडक्टिंग रेल्स इस्तेमाल करेंगे, वो जिस तरह के हम ट्रेन के रेल्स होती हैं और ट्रेन उस रेल्स पे चलती है। इसी तरह हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं, एक्स डैश, ठीक हो गया, वाई डैश, और ये हमारे पास पूरी एक कंडक्टिंग रेल है। एक रेल ये है और एक कंडक्टिंग पूरी रेल ये है। ठीक हो गया। और इनके दरमियान जो एरिया है, या आप एरिया देख रहे हैं थ्रू माउस पॉइंटर, इस एरिया को हम कहते हैं विंडो। ठीक हो गया, इसको विंडो कहा गया है। ठीक हो गया। और फ्लक्स लाइंस आर एंटरिंग फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, ये देख लें, फ्रॉम टॉप टू द बॉटम। कुछ फ्लक्स लाइंस इस एरिया के अंदर जा रही हैं, बीच में सारा का सारा जो एरिया कवर हो रहा है इसका विंडो का, और कुछ फ्लक्स लाइंस जो है वो बाहर की तरफ जा रही हैं, जो कि कंडक्टर से बाहर जा रही हैं। लाजमी बात है, जो फ्लक्स लाइंस बीच में एंटर होंगी, उसको पास थ्रू होंगी, कट करेंगी विंडो को, वही यूजफुल पार्ट प्ले करेंगी, और जो नहीं करेंगी वो यूजफुल पार्ट प्ले नहीं करेंगी। ठीक हो गया। और फिर हम ये लेंगे कि हम ये कंसिडर करेंगे कि ये जो हमारे पास कंडक्टर है एक्स डैश और वाई डैश, दे हैव द एबिलिटी टू मूव, ये मूव भी कर सकते हैं थ्रू राइट with a velocity v, या हम कह सकते हैं they can move to the left with a certain velocity। हम इसको कंसिडर करेंगे। अभी तीन चार केसेस करेंगे तो उसमें हम अंडरस्टैंड कर लेंगे कि व्हाट्स गोइंग ऑन। उससे पहले थोड़ी सी मैनिपुलेशन है इक्वेशंस की। हमने पढ़ा है कि फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है जी, फ्लक्स को हम इस तरह लिखते हैं बी डॉट ए। हम डिफरेंशिएट करते हैं इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टी, सो डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू बी डी ए बाई डी टी। ठीक है जी। व्हाट इज एरिया? एरिया हमारे पास आ गया इसके अंदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक हो गया। सो ये इक्वेशन जो डी फाई बाई डी टी है, इसको हमने एज इट इज पुट कर लिया E इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी में। तो डी फाई बाई डी टी की वैल्यू है बी डी ए बाई डी टी, तो यहां हमने पुट कर लिया बी डी ए बाई डी टी एज इट इज। अब व्हाट इज एरिया हेयर? एरिया क्या मतलब हुआ? द एरिया कवर्ड बाय द कंडक्टर, द एरिया कवर्ड बाय द कंडक्टर थ्रू द सर्टेन मूवमेंट अक्रॉस द रेल्स। ठीक है, ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज अ डिफरेंशियल डिस्टेंस ds, अ डिफरेंशियल डिस्टेंस, शेडेड एरिया है ds। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और लेंथ कौन सी दी हुई है? जो कल मैंने बताया था, जो लेक्चर हमने प्रीवियस किया था, लेंथ इज द इफेक्टिव लेंथ, इसको L से शो किया हुआ है, दैट पार्ट ऑफ द कंडक्टर दैट इज इमर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड। और ये आप देखें कि ये जो एरिया यहां से लेकर आगे तक है, ये कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड से बाहर एरिया है, इट्स आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, ये बाहर का एरिया है। सो दैट इज नॉट प्लेइंग द यूजफुल रोल। यूजफुल रोल यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड L। ठीक है। और ये है हमारे पास डिफरेंशियल सरफेस ds। तो एरिया क्या हो गया? dA इज इक्वल टू L ds। ये हम पुट करेंगे इक्वेशन 116 में फ्रॉम 117। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू बी एल, n को 1 पुट किया है, ना भी पुट करें तो n यहां पर रहेगा। तो फॉर सिंगल लूप उसने n इज इक्वल टू 1 पुट किया हुआ है, बी एल डी एस बाई डी टी। तो हमने पढ़ा हुआ है कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज, हमारे पास वेलोसिटी होती है। सो क्या बन जाएगा? E इज इक्वल टू बी एल वी। ठीक है जी, E इज इक्वल टू बी एल वी, वेयर E इज द इंड्यूस वोल्टेज जो कंडक्टर के अंदर होगी, B इज द फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द फील्ड,
L is the length and V is the velocity. V is the velocity here. ये हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। इससे अब इसको जो मूवमेंट होगी BLV की, इसके लिए इसने ऑथर ने दो केसेस डिस्कस किए हुए हैं। यहाँ पे दो केसेस हैं कि क्या होगा जब मूवमेंट होगी, ठीक है। अब उन दो केसेस में टोटल ये 4 केसेस वैसे बनते हैं अगर इनको मुख्तलिफ तरीके से देखा जाए। तो हम फिगर से थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं कि हाउ इट हैपन्स, ठीक है। हम देखते हैं कि अगर इसी तरह रेल्स पड़े हैं x डैश y डैश, नीदर देयर इज अ मूवमेंट अक्रॉस राइट नॉर देयर इज अ मूवमेंट अक्रॉस लेफ्ट। ना ये राइट की तरफ मूवमेंट होती है ना लेफ्ट की तरफ मूवमेंट होती है। नंबर 1 केस यही है, कोई मूवमेंट नहीं होती, ठीक है। दे रिमेन्स एट देयर ओन प्लेसेस, द फील्ड इज यूनिफॉर्म अक्रॉस द विंडो। सो व्हाट इज द इंड्यूस्ड EMF अक्रॉस द कंडक्टर्स, ठीक है। हम कहते हैं द EMF इंड्यूस्ड अक्रॉस द कंडक्टर हियर इज 0। क्वेश्चन इज व्हाई? Because there is no rate of change of the distance here. There is no rate of change. Either there is a rate of change for the magnetic field or there is a rate of change for the conductor. कंडक्टर भी मूव नहीं कर रहा, फील्ड भी यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इंड्यूस EMF क्या होगी? 0 हो जाएगी। दोनों में से एक की शर्त है, दोनों शर्तें पूरी में से कोई भी शर्त पूरी नहीं हो रही। इसका मतलब ये हुआ कि पहले केस के अंदर इंड्यूस्ड EMF 0 हो गई। इसको आप कॉपी के अंदर लिखेंगे ताकि आपको अंडरस्टैंड हो ये पॉइंट्स जो भी साथ साथ एक्सप्लेन हो रहे हैं। दूसरी बात जो यहाँ पे है वो ये है कि लेट अस कंसिडर दैट x डैश, ठीक है, मूव टुवर्ड्स राइट, ठीक, और y डैश आल्सो मूव टूवर्ड्स राइट। x डैश भी राइट की तरफ जा रहा है, मूवमेंट कर रहा है, वेलोसिटी v इधर से देखें v की तरफ, और हम अब सपोज करते हैं कि यहां से y डैश भी मूव कर रहा है टूवर्ड्स राइट की तरफ मूव कर रहा है विद द सेम वेलोसिटी कवरिंग सेम डिस्टेंस, विद द सेम वेलोसिटी कवरिंग सेम डिस्टेंस। ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से? v की तरफ टुवर्ड्स राइट विद द सेम वेलोसिटी कवरिंग सेम डिस्टेंस। सो व्हाट इज द नेट इंड्यूस्ड EMF हियर इन दिस केस? अगेन द नेट इंड्यूस्ड EMF हियर अगेन इज 0। द क्वेश्चन इज व्हाई? बिकॉज यहां पर रहा, ठीक है, इसका पूरा का पूरा एरिया बन गया एक, ठीक है, विंडो का। अब जैसे ही इसने राइट की तरफ मूव किया, उधर से इसने भी राइट की तरफ मूव किया। अब थोड़ा सा डिस्टेंस यहां से ये बढ़ा, थोड़ा सा डिस्टेंस यहां से ये बढ़ा, तो एरिया तो फिर भी वही रहा, एरिया में तो चेंज ही नहीं आई। मूवमेंट हुई है दोनों की, एक ही तरफ हुई है, लेकिन इसमें उनका डिस्टेंस कोई भी कवर नहीं हुआ, ना एरिया बढ़ा है, एरिया बढ़ा ही नहीं है विंडो का, तो चेंज नहीं आई। चेंज तब आएगी जब इसके अंदर जो है वो या तो x डैश राइट की तरफ मूव करे और ये रुका रहे, तो ये एरिया और बढ़ेगा तो हम चेंज आएगी कंसिडर करेंगे, या ये रुका रहे वो लेफ्ट की तरफ मूव करे। अब दोनों राइट की तरफ मूव किए हैं सेम डिस्टेंस के साथ, सेम वेलोसिटी के साथ, तो फिर तो ये पूरा का पूरा एरिया सेम ही रहा, तो इसमें नेट इंड्यूस्ड EMF दूसरे केस में क्या होगी? 0। अब तीसरा केस है, तीसरे केस में कहते हैं कि चलो x डैश जो है वो अब हम सपोज करते हैं कि लेफ्ट की तरफ जा रहा है विद वेलोसिटी v, ठीक हो गया, और y डैश भी मूव कर रहा है विद लेफ्ट की तरफ विद वेलोसिटी v विद द सेम वेलोसिटी कवरिंग सेम डिस्टेंस। अगेन द नेट इंड्यूस्ड EMF इज 0। ठीक है, ये 2 बातें हो गई, 3 बातें हो गई। चौथी बात सुने, चौथी बात और 5वीं बात है इसमें, वो क्या है? वो ये है कि x डैश जो है वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स राइट, ठीक है, विद द वेलोसिटी v। x डैश इज मूविंग विद वेलोसिटी v, ठीक है, एंड y डैश इज एट रेस्ट। y डैश को रेस्ट पे लिया हुआ हमने, x डैश इज मूविंग विद द वेलोसिटी v। सो व्हाट इज द नेट इंड्यूस्ड EMF? यस, द नेट इंड्यूस्ड EMF will be induced in the conductor because there is a rate of change, क्योंकि अब जो एरिया ये पहले इनिशियल था फॉर एग्जांपल, तो मूवमेंट की वजह से यहां से ये आगे तक और जाएगा, तो अब एरिया ऑफ द विंडो हैज बीन
चेंज, तो ये नेट इंड्यूस ईएमएफ विल बी पॉजिटिव, E इज इक्वल टू BLV। ठीक, ये हमारे पास फोर्थ केस हो गया। फिफ्थ केस क्या है? फिफ्थ केस होगा कि चलो हम कंसिडर करते हैं, सपोज करते हैं कि x डैश इज मूविंग टुवर्ड्स राइट विद वेलोसिटी v एंड y डैश is moving towards left with the velocity v। so ये right की तरफ जा रहा है, वो left की तरफ जा रहा है with the uniform magnetic field। so what is the net induced EMF? the net induced EMF in this case will be doubled। ठीक है जी, ज्यादा हो जाएगी, डबल हो जाएगी, पीछे से इंक्रीज हो जाएगी। वाई? बिकॉज बिकॉज ऑफ द एरिया ऑफ द विंडो हैज नाउ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट। पहले ये था कि एक्स डैश सिर्फ मूव कर रहा था, तो वो थोड़ा सा उसने मूवमेंट की, लाजिम बात इंड्यूस्ड ईएमएफ तो मूवमेंट में होगी, तो वो हो जाएगी उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ। वाई डैश रेस्ट हुआ था। अब हम कंसिडर करेंगे ये राइट की तरफ जा रहा है, ठीक है जी, मूवमेंट कर रहा है, और ये वाई डैश किसकी तरफ जा रहा है? ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है, सेम वेलोसिटी। अब इधर से भी एरिया बढ़ रहा है, इधर से भी बढ़ रहा है, तो अब क्या हो जाएगा? जब ये भी शामिल हो गया, ये भी शामिल हो गया, तो BLV प्लस BLV इज इक्वल टू 2BLV। तो द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी, द नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी डबल्ड। ये इस तरह होगा। ये 5 केसेस हैं, ये आप इस तरह अपने पास लिखेंगे या बुक पे आप पेंसिल से नोट कर लेंगे। ये डायग्राम ए बनाई हुई है इसने, ठीक है जी। कंडक्टर को उसने कहा है कोई, ये जो कंडक्टर है, फोर्थ केस जो कंसिडर किया है, फोर्थ केस जो कंसिडर किया है कि x डैश इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, ये राइट मूव कर रहा है, ठीक हो गया जी। ऊपर से नीचे जो है वो फील्ड कंडक्ट कर रही है, इसके क्रॉस जो फील्ड पैदा हो रही है, दैट इज क्लॉकवाइज फील्ड पैदा हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड। कंडक्टर इज द करंट इज मूविंग हियर, ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके अंदर इंड्यूस होगी। अब इसने सर्किट कौन सा बनाया है? आप ये देखें कि फोर्थ केस का जो सर्किट है इसने सी बनाया हुआ है, सॉरी जो फोर्थ केस का सर्किट है उसने डी बनाया हुआ है। कौन सा बनाया हुआ है? डी बनाया हुआ। फोर्थ केस का डी है। वाई? बिकॉज देखें कि हमारे पास एक्स डैश के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस हुआ प्लस माइनस, ठीक है। वाई डैश का जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ माइनस प्लस, सो देयर इज अ चेंज इन द पोटेंशियल डिफरेंस। सो चेंज इन द पोटेंशियल डिफरेंस विल ऑलवेज रिजल्ट इन द फ्लो ऑफ द करंट अक्रॉस द सर्किट। द कंडक्टर हैज अ सर्टेन रेजिस्टेंस आर, ठीक है। ये फोर्थ केस सी डी है, ये फोर्थ केस हुआ फिगर डायग्राम में, फोर्थ केस। और जो ये सी केस है जिसमें करंट पैदा ही नहीं होता, वो कौन से केसेस हैं? वो पहला केस ये है कि एक्स डैश मूव नहीं करता, वाई डैश मूव नहीं करता, दोनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल, नो करंट, पहली बात। दूसरा केस जो सी प्रेजेंट करता है वो कौन सा केस है? एक्स डैश राइट की तरफ मूव कर रहा है, वाई डैश बी राइट की तरफ मूव कर रहा है, सेम वेलोसिटी सेम डिस्टेंस, नो चेंज, सो चेंज नहीं होगी तो करंट इज 0। तो सी केस ये प्रेजेंट कर रहा है जिसमें करंट पैदा ही नहीं हो रहे। और डी वो केस प्रेजेंट कर रहा है जिसमें करंट पैदा होंगे जब ये राइट की तरफ मूव करेगा एक्स डैश, या ये राइट की तरफ मूव कर रहा है वो लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, तो ईएमएफ डबल हो जाएगी। तो उस केस में ये प्रेजेंटेशन है, जस्ट अ सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा। सी में नहीं होगा और डी में होगा। ये हमारे पास 2 केसेस हैं जिसको हमने नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू BLV से शो किया है। और इसको आम बुक वाले ऑथर ने स्पीड वोल्टेजेस से भी रिन आउट किया है। स्पीड इसलिए किया है कि विद सर्टेन वेलोसिटी कंडक्टर्स मूव करते हैं रेल्स के अक्रॉस। तो ये सारा का सारा जितना भी हमने भी 5 केस स्टडी किए हैं, इसने पूरे 2 पैराग्राफों में इन बातों को डिस्कस किया, हमने सिंपल करके उसको बता दिया है, ठीक है। आगे है एग्जाम्पल 1.5। एग्जाम्पल 1.5 में हमारे पास कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, L नहीं पता, टू जनरेट कितनी वोल्टेज है जी 2.5 व्हेन पासिंग थ्रू एंड नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड 1.2 टेस्ला, B गिवन है, एट अ स्पीड, इसका मतलब वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड। V भी पता है, B भी पता है, अच्छा E भी पता है, L नहीं पता, तो E इज इक्वल टू BLV, L आपके पास 0.26 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जितने क्वेश्चंस हैं हमारे पास, जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास वो इसी तरह के
सॉल्व होंगे अपने एक्सरसाइज के अंदर। एक चीज नहीं पता होगी दूसरी मालूम करनी है, दूसरी नहीं पता होगी वो वाली मालूम करेंगे, तो मुख्तलिफ चेंजेस के साथ वो आएगा। तो इसमें ज्यादा परेशानी की बात है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आप खुद सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ये सारे क्वेश्चन सिंपल है एक्सरसाइज के चैप्टर के, तो पेपर इसी में से बाज़ औक़ात बन जाता है, या इसमें कोई थोड़ी चेंज हो जाती है, या इसके रिलेटेड बन जाता है। तो जितनी एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बाय हैंड उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी। तो इसको आप जरा सा देख लीजिएगा। फिर हमारे पास ये एलिमेंट्री टू पोल जनरेटर है। टू पोल जनरेटर है, अमूमी तौर पे हम ज़्यादातर क्लास में इसको फर्स्ट चैप्टर के अंदर नहीं कराते कि ये इक्वेशन है, बिकॉज ये रिपीट होती हैं उसके अंदर। आगे जनरेटर में भी रिपीट होंगी। ट्रांसफार्मर की ये इक्वेशन है 125, ये ट्रांसफार्मर की इक्वेशन है बेसिकली। तो बस आप इसके फॉर्मूले याद रख लें इस केस में, तो हम ज़्यादातर एक्सप्लेनेशन इसकी आगे ट्रांसफार्मर और जनरेटर में आ जाएगी। तो सिंपली इसमें थोड़ा सा बता देते हैं कि किया क्या हुआ है, ताकि आपको थोड़ा सा वो हो, बैकग्राउंड हो जाए। अदरवाइज जनरेटर का काम तो हम सारा का सारा अलग चैप्टर्स हैं इसके पूरे जनरेटर के, तो यहाँ पर जस्ट उसने इंट्रोडक्शन में इसको शो कर दिया है। तो हमें इक्वेशन से गरज है, क्वेश्चंस हमारे इक्वेशन के साथ सॉल्व होंगे, हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो साइनोसाइडल फ्लक्स पैदा होता है आउटपुट में, वो क्या होता है, फाई इज इक्वल टू फाई मैक्सिमम साइन ऑफ ओमेगा टी। तो साइनोसाइडल फ्लक्स अगर आपसे मैं कहूँ कि साइनोसाइडल करंट क्या होता है, तो उसका मतलब ये होगा आई इज इक्वल टू आई मैक्सिमम साइन ऑफ ओमेगा टी। What is the sinusoidal voltage here? V is equal to V maximum sin of omega t. कहता है differentiate this 120 with respect to t because t is a variable here. 120 में t एक variable है. So d phi by dt is equal to ओमेगा बाहर आ जाएगा बिकॉज टी के साथ लगा हुआ है, तो ओमेगा फाई एम कॉस ऑफ ओमेगा टी, साइन कोसाइन में बदल जाएगा। ठीक है, और ये कहता है कि ये हमारे पास एक नॉर्थ पोल है, ये हमारे पास एक साउथ पोल है, और ये दो पोल जनरेटर है, ये हमारे पास कॉइल इसमें प्लेस हुई है। तो करंट इसमें से फ्लो करेगा, मूवमेंट जो मैकेनिकल मूवमेंट है वो प्राइम मूवर कर रहा है, फ्लक्स लाइंस को कट करेंगे तो आउटपुट में इसके पास जनरेटेड वोल्टेज या जनरेटेड करंट आएगा। अभी ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, हम इसको आगे मजीद चैप्टर्स में पढ़ेंगे डिटेल के साथ। यहाँ पे जस्ट उसने एक क्वेश्चन दी है, तो इसके रेलेवेंसी से मैं आपको समझा रहा हूं। तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, E इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। तो डी फाई बाई डी टी आपने यहां से पुट करना है 121 से, और इसमें जो है आंसर, इसमें जो है वो आप पुट करेंगे तो एन ओमेगा फाई मैक्सिमम कॉस ऑफ ओमेगा टी आ जाएगा आपके पास। अब आपके पास ये मैक्सिमम वैल्यूज आ गई, ठीक है जी। लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं एसी वेव्स, तो एसी के अंदर हमारे पास आरएमएस वैल्यूज होती हैं, मैक्सिमम नहीं होती। तो आरएमएस में कन्वर्ट करने के लिए आपको √2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। उससे पहले हम देखते हैं, ये हमारे पास ई मैक्सिमम आ गई, ई लिखो या ई मैक्सिमम इज इक्वल टू ओमेगा बार ले लिया, एन साथ ले लिया, एंड फाई ऑफ मैक्सिमम ले लिया, ठीक है जी। कोसाइन ऑफ ओमेगा टी को हमने फिलहाल नेग्लेक्ट कर दिया फॉर सर्टन रीजंस कि ओमेगा टी की वैल्यू क्या है, ओमेगा टी 0 है, तो कॉस ऑफ ओमेगा टी इज 1। सो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट में ये मैक्सिमम हो जाएगा, सो ओमेगा एन फाई मैक्सिमम, ठीक है जी। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब यही है कि ओमेगा टी 0। सो तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई एफ साथ एन और फाई मैक्सिमम, डिवाइडिंग बाय √2 ऑन बोथ साइड। इसको सॉल्व करके आपके पास बनेगा, ये भी मैक्सिमम √2 होगा तो ये आरएमएस बन जाएगा। 2 डिवाइडेड बाय √2 को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2 ऑन बोथ साइड, ऊपर नीचे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, तो 4.44 एफ एन फाई मैक्सिमम। सो यहां पर आपने ये बात याद रखनी है क्वेश्चन 125 के अंदर कि दिस इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द जनरेटेड वोल्टेज। आरएमएस वैल्यू ऑफ द जनरेटेड वोल्टेज, ये याद रखिएगा, आरएमएस वैल्यू ऑफ द जनरेटेड वोल्टेज, बस ये बातें याद रखने की है यहाँ पे। आरएमएस वैल्यू ऑफ द जनरेटेड वोल्टेज किसकी, जनरेटेड वोल्टेज है, जनरेटेड वोल्टेज है थ्रू अ 2 पोल जनरेटर, कितना है 4.44 एफ एन फाई मैक्सिमम। द सेम इक्वेशन विल कम फॉर द ट्रांसफार्मर एज वेल। तीसरी बात, द सेम सिमिलरिटीज वोल्टेजेस विल समवेयर अपीयर इन द जनरेटर चैप्टर और मोटर चैप्टर, ये आगे हमारे पास फिर आएंगे। लेकिन आपको इक्वेशन टिप्स पे पता हो, क्वेश्चन हमारे पास इसी तरह इक्वेशंस के थ्रू सॉल्व होंगे। ये इक्वेशन बहुत प्राइमरी है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये वाली इक्वेशन 123 बहुत प्राइमरी इक्वेशन है, ये 123 125 दीज आर दी प्राइमरी इक्वेशंस। जहां पर एंगल दिया होगा तो फिर 120 और 121 भी इस्तेमाल होंगी, ठीक है।
और मजीद अगर इसको सिंपल करें 125 को इसने अपने तौर से इसको एक्सप्रेस किया हुआ है ऑथर ने रोटेशनल वेलोसिटी के साथ कि ERMS इज इक्वल टू 4.44 n के साथ रिप्रेजेंट कर दिया उसने, 5 मैक्सिमम है और के एन कांस्टेंट इसने खुद लगा दिया, ठीक है जी, n इज फॉर स्मॉल n, ठीक हो गया, एंड 5 मैक्सिमम तो वैसे का वैसे ही लग गया। और ये जो 4.44 इंटू एफ है इसको इसने गालिबन के एन के साथ रिप्रेजेंट करके इसको कांस्टेंट कर लिया। ये एक तरीका उसका है 126 में, ठीक है, और ज्यादातर जो इस्तेमाल होता है वो 127 है। वो क्या है, ओमेगा वैसे का वैसे ही 2πf रहेगा, ठीक है, 5 मैक्सिमम, ठीक है, साथ के डब्ल्यू के एन बोथ आर कांस्टेंट्स, इसमें कोई भी वैल्यूज आ सकती हैं, 60 भी हो सकता है इसके अंदर और 4.44 भी शामिल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपके पास ये इक्वेशन पता हो 127, 126, 125, 123, दैट्स इट। और पीछे आपको डेरिवेशन का पता हो कि डिराइव हम यहां से करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये सारी की सारी आप अपने हाथ से करेंगे तो सिंपल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब इसी केस को कंसिडर करते हुए हम आपको ये बता रहे हैं कि एग्जाम्पल 1.6, एन एलिमेंट्री 4 पोल जनरेटर, कितने पोल है जी, 4 पोल है, विद 6 टर्न रोटर, एन कितने हैं, 6 जनरेट्स वोल्टेज E इज इक्वल टू 24.2 साइन 36.t। इस सबसे पहले इस इक्वेशन को कंपेयर कर लें। E इज इक्वल टू हमारे पास कौन सी इक्वेशन इसमें आएगी कंपैरिजन के लिए, हमारे पास आएगी जी, हमारे पास इक्वेशन जो इसमें इस्तेमाल होगी दैट इज ये 4.44 एफ एन 5 मैक्सिमम, ठीक है। अब हमने ओमेगा की जो इक्वेशन पढ़ी थी, ओमेगा वाली दिस इज देयर इज ERMS इज इक्वल टू ओमेगा एन 5 मैक्सिमम, ठीक है जी, ओमेगा एन 5 मैक्सिमम, ठीक है। उससे पहले हमें यह भी पता है कि अगर हम E को रिप्रेजेंट करें इसके साथ विद रिस्पेक्ट टू इक्वेशन 120, तो E इज इक्वल टू E मैक्सिमम साइन ऑफ ओमेगा टी, साइन ऑफ ओमेगा टी आ जाएगा। तो ओमेगा क्या है हमारे पास 36, ओमेगा क्या है 36 ओमेगा, साइन ऑफ ओमेगा टी है ना, तो ओमेगा के साथ कंपेयर कर लेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू 36 आ जाएगा। तो ओमेगा है किसके बराबर, 2/f के बराबर, 36 इक्वल टू 2/f, तो f आपके पास आ जाएगी। वाई यू आर फाइंडिंग आउट f, बिकॉज ही इज इंटरेस्टेड इन द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये भी निकल गई। आगे है पोल फ्लक्स, पोल फ्लक्स का मतलब है फ्लक्स, फाई निकालना है आपने, फ्लक्स। तो अब इस इक्वेशन को कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है जी, या कंपेयर करेंगे या इक्वेशंस के वेरिएबल्स को उठाएंगे और अननोन वैल्यूज पुट करेंगे और जो फाइंड आउट करना है वो आप यहां से इक्वेशन से निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल ये है जी हमारे पास द वैल्यू ऑफ RMS वोल्टेज जनरेटेड बाय अ जनरेटर इज 4.44 एफ एन 5 मैक्सिमम, एफ पता है, ठीक है, एन कितना है 6 टर्न, 6 भी पता है, 5 मैक्सिमम पता है, कहते हैं नहीं निकाल दो, ठीक है, नहीं पता। आगे क्या चीज पता है आपको, ERMS। अब ये कहां से आएगी, अब मैंने आपको पहले ये बताया कि अगर मैक्सिमम लिखेंगे तो E इज इक्वल टू 24.2 यानी दैट इज E मैक्सिमम साइन ऑफ ओमेगा टी, लेकिन ये मैक्सिमम है RMS नहीं है, तो कन्वर्ट करने के लिए 24.2 डिवाइडेड बाय √2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4.44, ये बाकी सारे इसी तरह। तो 5 मैक्सिमम आपके पास 0.112 वेबर्स आ जाएगा ये आंसर। आगे एनर्जी कन्वर्जन है, इसमें हम ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, और सिर्फ 1.14 में हमारे पास है एडी करंट लॉसेस। तो एडी करंट लॉसेस का फार्मूला मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। एडी करंट लॉस का फार्मूला आपने जो याद रखना है दैट इज 130 P एडी इज इक्वल टू KE F स्क्वायर B मैक्सिमम स्क्वायर। अब ये फार्मूला थोड़ा सा जो है वो हाइस्टेरेसिस से डिफरेंट है, ठीक हो गया। तो ये क्या है जी, KE इज अ कांस्टेंट, एडी करंट कांस्टेंट आ गया, F स्क्वायर इज अ फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर हो गया है, हाइस्टेरेसिस के फार्मूले से डिफरेंट हो गया, वहां पे सिंपल F था, और B मैक्सिमम का N नहीं है बल्कि B मैक्सिमम स्क्वायर है। इसका मतलब है कि जैसी फ्रीक्वेंसी डबल होती है यहाँ पे तो एडी करंट लॉस है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। सेम इज द केस विद बी मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी डबल हो गई तो एडी करंट लॉस जो है वो
4 गुना बढ़ जाएगा। हमने ये कल पिछले लेक्चर में और कल जो लेक्चर आपको दिया है पिछले लेक्चर में भी हमने ये बात स्टडी की थी कि मैंने आपको बताया था कि कोर के अंदर 2 लॉसेस होते हैं, एक होता है हिस्टैरिसीस लॉस और एक होता है एडी करंट लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस की तो डिटेल्स हमने डिस्कशन कर ली। एडी करंट लॉस के बारे में मैंने बताया था कि ये जो कोर है उसको स्लाइसेस करते हैं, ये देख लें आप, ये स्लाइसेस बनी हुई है कोर की, वो फ्लिप स्लाइसेस बनी हुई हैं। ये स्लाइसेस इसलिए करते हैं ताकि एडी करंट लॉस कम से कम हो। और एडी करंट लॉस हमने डिस्कस किया था, उसमें किस तरह पैदा होता है, हमने कहा था कि इंड्यूस्ड करंट्स की वजह से ये एडी करंट लॉस पैदा होता है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो लाजिम बात एडी करंट लॉस भी कम होगा, बी मैक्सिमम कम होगा तो एडी करंट लॉस भी कम होगा, ये बढ़ेंगे तो एडी करंट लॉस बढ़ेगा। अगर कोर के अंदर एडी करंट लॉस को कंट्रोल ना किया जाए, वो बढ़ता जाए, तो ये सारे की सारी मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से जो एडी करंट लॉस बढ़ता जाएगा, आखिर में क्या होगा, आउटपुट बहुत बड़ी इफेक्ट होगी और कोर जो है वो माल फंक्शनिंग करेंगी। तो कोर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हम लेमिनेशंस करते हैं, इस बात को आपने ज़बानी याद रखना है। आगे है एग्जाम्पल 17, सेम एग्जाम्पल है, सेम जो मैंने पिछले आपको बताई थी लेक्चर में हिस्टैरिसीस के केस में। इसमें भी एडी करंट के बारे में सब कुछ बताया हुआ, रेटेड वैल्यूज के बारे में। कहता है नई चीज मालूम करो 0.62 के साथ ऑफ इट्स रेटेड वैल्यू। रेटेड वैल्यू को बी को मैंने पिछले दफा कहा था 1 लेंगे, इस B2 को ले लेंगे 0.62, एक में 1 लिखेंगे, दूसरे नीचे वाले में T लिखेंगे, आपस में इनको डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे, अननोन निकाल लेंगे। ये पीछे मैं करा चुका हूं हिस्टैरिसीस के केस में, ये 1.42 किलोवाट आया है। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ी है तो आप देख लें कि पहले लास्ट 642 था, अब 1.42 किलोवाट आया है। तो आसान साल इसको मैंने बताया था, जब भी आपके पास रेटेड वैल्यूज पता हो और एक नई फ्रीक्वेंसी या कोई पैरामीटर चेंज किया हो और कहा जाए कि अब नई चीजों पे निकालो, तो आपने पहले एक फार्मूला लिखना है, उसमें पहले उसको 1 असाइन करना है, फिर एक नया फार्मूला लिखना है वही वाला जिसके बारे में बताया जा रहा है एडी करंट या हिस्टैरिसीस, उसको 2 असाइन करना है, फिर उन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना है, वैल्यूज पुट करनी है, अननोन को निकाल लेंगे। तो एग्जाम्पल 17 आपके पास इस तरह सॉल्व हो जाएगी। ठीक हो गया। आगे इसकी जरूरत नहीं है, 1.8 करने की भी जरूरत नहीं है आपको, और ये जो आपके पास आर्टिकल है 1.15 इसको भी करने की जरूरत नहीं है, 1.example19 को भी छोड़ दें। सिर्फ और सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है कि समरी ऑफ द इक्वेशंस फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग ये आपको टिप्स पे पता हो जो हमने सारी कराई हुई हैं इसमें से। ठीक है, और ये आपको सिर्फ पता हो ताकि आपको इक्वेशंस के अंदर प्रॉब्लम्स ना आए। ये क्वेश्चंस हैं मुख्तलिफ उसके, इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिएगा कि अगर ये क्वेश्चन आती है मिसाल के तौर पे तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को आप स्टडी कर लीजिएगा, जस्ट थ्योरी क्वेश्चंस हैं और ये आपके पास असल में प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, दीज आर द प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स आपके पास आते हैं जहां पर ये जिस तरह के प्रॉब्लम है 16/5 कि इस फिगर को देखो फिर वो करो, तो ये इट विल नॉट कम। ठीक है जी, ये आप इस किस्म के क्वेश्चंस को ना करें 16/5। ठीक है, इसको छोड़ दें और वो वाले क्वेश्चंस जिसका हमने थ्योरी के अंदर अभी हमने कहा आर्टिकल को छोड़ें, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं है, बाकी सारे के सारे प्रॉब्लम्स आपने खुद सॉल्व करने हैं। जिस तरह के 119 हमने इसमें आता है, 115 भी आता है, 113 भी, ये सारे के सारे आते हैं। 120 आई थिंक 119 तक आता है, ये 119 तक। और फिर हम देख लेंगे ये आगे आपने देखना होगा एडी करंट लॉस के बारे में, जो चीज हमने कराई हुई है उसके बारे में पूछ रहा है, वो सारी की सारी इंक्लूडेड है कोर्स के अंदर। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह हम कल से हम ट्रांसफार्मर को स्टडी करेंगे। फिलहाल हमने इसको चैप्टर नंबर 1 क्लोज कर लिया है। आप इसको गौर से पढ़ेंगे, अपने पास चीज़ों को नोट करेंगे बुक पे या आपके पास नोट्स की जो रजिस्टर है उस पे नोट करेंगे। क्वेश्चंस आपके पास होंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे यूट्यूब पे, गूगल पे। फिर भी नहीं होता कोई मसले की बात नहीं है, हमारी जब भी ऑनलाइन क्लास अगर नेक्स्ट वीक से चलती है तो ठीक है, नहीं तो क्लास के अंदर हम उसको जल्दी डिस्कस कर लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।